गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। लेकिन कल की क्लास के लिए आपको बहुत बड़े वाला सॉरी, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, कल की जो क्लास थी उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर जब वीडियो अपलोड हो चुकी थी, उसके बाद जब बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए तब पता चला कि वीडियो में आवाज़ नहीं है। तो इसलिए कल की क्लास के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो आप लोगों ने वहाँ से हो सकता है नोट डाउन किए हो या ना किए हो, ये तो पता नहीं। लेकिन आज उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी लिए हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। क्लास आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी, क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। आपको क्वेश्चन जो कल के भी थे कुछ वहाँ से भी ले लिए हैं, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों ने आवाज़ ना आने की वजह से क्लास पूरी ना ली हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? बताइए, भारत का पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया, ठीक है। बात आई है मुंबई की, तो मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। अब महाराष्ट्र के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाता है हमारा नागपुर, महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाता है? नागपुर में हो जाता है, महाराष्ट्र में। अनुसंधान संस्थान बहुत पूछे जाते हैं, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सारे अनुसंधान संस्थान याद होने चाहिए। दूसरा है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भी नागपुर में ही हो जाता है, महाराष्ट्र में। कौन सा? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ ही आगे चलेंगे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये भी महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। बात करते हैं नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना की। योजनाएं पूछी जाएगी, किस तरह से पूछी जाएगी कि नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किसने शुरू की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना। चलिए नोट डाउन करते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद किसका स्थान लेंगे, यानी किसकी जगह लेंगे? वो जब कार्यभार संभालेंगे तो वो लेंगे जीव विज्ञानी विजय राघवन की जगह। के विजय राघवन किसकी जगह लेंगे? के विजय राघवन की जगह लेंगे। कौन? डॉक्टर अजय कुमार सूद, ठीक है। के विजय राघवन को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो जो के विजय राघवन थे वो 2018 से कार्यरत थे। कब से? 2018 से कार्यरत थे। अब उनकी जगह कौन लेंगे? अजय कुमार सूद लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्य क्या होता है? जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार होता है उसका कार्य क्या होता है? तो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्य कैबिनेट के साथ साथ प्रधानमंत्री को उन मामलों पे व्यवहारिक सलाह प्रदान करना जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान
और नवाचार के क्षेत्र से संबंधित है। क्या होता है प्रधान सलाहकार का कार्य? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्य कैबिनेट के साथ साथ प्रधानमंत्री को उन मामलों पर व्यावहारिक सलाह देना, सलाह प्रदान करना जो प्रौद्योगिक विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र से संबंधित हो, जो प्रौद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होंगे और नवाचार के क्षेत्र से संबंधित होंगे, उन मामलों पर सलाह देने का काम होता है प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी नरेश कुमार को किस राज्य का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया? बताइए, नरेश कुमार को किस राज्य का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया? तो किसका किया गया है? दिल्ली का किया गया है। बात करते हैं दिल्ली की, तो अगर दिल्ली की स्थापना की बात करें तो दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। किसने की थी दिल्ली की स्थापना? अनंगपाल तोमर। चलिए लिखते हुए चलेंगे साथ साथ। अगर स्थापना की बात करें तो ये की थी अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। दिल्ली से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल काल में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? मुगल काल में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया। मुगल काल में शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया। अंग्रेजी शासनकाल में किस वर्ष दिल्ली को औपचारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया? तो 1911 में किया गया। औपचारिक रूप से 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। ठीक है, इसके बाद किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया? बताइए, दिल्ली को NCR का दर्जा कब दिया गया? तो ये 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को दर्जा दिया गया था NCR का। कब? 1991 में। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि अमेरिका ने भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? अमेरिका ने भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हील फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना में। कहाँ पे की है? तेलंगाना में की है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हो जाती है हैदराबाद। क्या हो जाती है? हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। राजभाषा तेलुगु है। सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को एक अलग स्टेट बनाया गया था तेलंगाना। जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरंजन है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरंजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। विधान परिषद की बात करें तो 40 सीटें हैं। विधानसभा की बात करें तो 119 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 17 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो 7 सीटें हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। राजधानी हैदराबाद हो जाती है। राज्यभाषा
क्या हो जाती है, तेलुगु। सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद ही है, 33 जिले हैं। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। विधानसभा सीट 40, विधान परिषद सीट 40, विधानसभा सीट 119, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट 7 हो जाती है। और एक राष्ट्रीय उद्यान है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विजडन अल्मनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को, विजडम अल्कनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो किसे किया है, रोहित शर्मा व जसप्रीत बुमराह को। किसे किया है, रोहित शर्मा व जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? तो किसने जीता T20 वर्ल्ड कप 2021? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा। ठीक है। T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2007 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। बात करते हैं ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो स्थापना होती है 1909 में। मुख्यालय की बात करें तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE दुबई में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश है 104। कितने हैं, 104 सदस्य देश है, 104। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन सौरभ गांगुली है। आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। ICC महिला T20 विश्व कप 2021 मेजबान देश कौन सा था? स्पेन। विजेता कौन थे? स्कॉटलैंड। विजेता देश कौन सा था? स्कॉटलैंड। ये अमीरात यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्कॉटलैंड है। विजेता स्कॉटलैंड है, मेजबान देश स्पेन। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे। नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करते हैं नीति आयोग की योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर, आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग की स्थापना होती है। जो वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सुमन बेरी को किया गया है। इससे पहले कौन थे उपाध्यक्ष? इससे पहले उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। राजीव कुमार से पहले थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है नीति आयोग का प्रधानमंत्री। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और वही इसके अध्यक्ष है। सबसे पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उसके बाद आए राजीव कुमार और अब कौन लेंगे जगह इनकी? डॉक्टर सुमन बेरी लेंगे राजीव कुमार की जगह। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। नीति आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो CEO थे सिंधु खुल्लर। कौन थे? पहले CEO की बात करें तो CEO थे सिंधु खुल्लर। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अमिताभ कांत। वर्तमान में CEO की बात करें तो अमिताभ कांत इसके CEO है नीति आयोग के। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, मैंने बता ही दिया। नीति आयोग कैसा निकाय है? तो बताइए ये संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है? ये ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही वैधानिक निकाय है। ये इसका किसी भी अनुच्छेद में कोई वर्णन नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? भारत सरकार का
थिंक टैंक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, ना ही ये संवैधानिक है, ना ही ये वैधानिक है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इन्हें, आगे चलेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया राज्य ऊर्जा दक्षता और जलवायु सूचकांक कौन सा? राज्य ऊर्जा दक्षता, राज्य ऊर्जा दक्षता और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात शीर्ष पर है। शीर्ष सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में दूसरी बार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दूसरी बार कौन सा है? गुजरात है। दूसरी बार भी कौन सा है? गुजरात। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ये पहले नंबर पर गुजरात, किसमें? निर्यात सूचकांक में गुजरात दूसरे नंबर, पहले नंबर पर, दूसरी बार भी पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से नीति आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको अच्छे से करा दिए। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो ये नीति आयोग और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जैसे स्टेट आ गया, कोई नीति आयोग आ गया, T20 आ गया, विश्व कप, कुछ भी आ जाए, वो तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे, उंगलियों पे याद हो जाएंगे अगर आप डेली क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में ड्राफ्ट बैटरी स्वेपिंग नीति जारी की है? ड्राफ्ट बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की है। तो बताइए ये किसने की है? शिक्षा आयोग। जो निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में ड्राफ्ट बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की है? तो ये भी नीति आयोग ने ही की है, ड्राफ्ट बैटरी। नीति आयोग के बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसमें हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 25 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे 25 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। किसके रूप में? विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। मलेरिया किसके काटने से होता है? मादा एनफ्लेजिस नामक मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया की बीमारी होती है, मादा एनफ्लेजिस। ठीक है, अगर बात करते हैं रोग की तो मलेरिया में कौन सी दवाई दी जाती है? बताएंगे तो कुनेन नामक जो दवाई होती है, कुनेन मलेरिया में दी जाने वाली दवाई, यानी कुनेन किस रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो मलेरिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अब करते हैं कुछ परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले रोग। तो ट्रिक क्या है कि पापा काम पर सोते हैं, यानी पापा जो है वो काम पर जाकर क्या करते हैं? सो जाते हैं। इससे ट्रिक से याद रखेंगे। पा से हो जाएगा पायरिया। क्या हो जाएगा? पा से पायरिया, और दूसरे वाले पा से हो जाएगा पेचिस। ठीक है, एक पा से हो गया पायरिया, एक पा से हो गया पेचिस। अब आ गया का से हो जाएगा कालाजार। कालाजार बीमारी है। माँ से हो जाएगा मलेरिया। सोने से हो जाएगा सोने की बीमारी, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिया। हाइपरसोनिया हो जाती है सोने की बीमारी। तो ट्रिक क्या है प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की? पापा काम पर सोते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद कवक से होने वाले रोग देख लेंगे। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसकी भी हमने ट्रिक बनाई है। यहाँ पर लिख लेंगे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग।
ठीक है। अब ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाता है गंजापन, ये किससे होने वाले रोग है, कवक के द्वारा। दामा से हो जाता है दमा यानी अस्थमा। दामा से क्या हो जाता है, अस्थमा। दाद से हो जाता है दाद, खाए से हो जाता है खाज, और फ्रूट से हो जाता है एथलीट फूट। एथलीट फूट यानी हाथी पांव। तो ये कौन से रोग है, कवक से होने वाले रोग है। ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दामा से दमा, दा से दाद, खाए से खाज, और फ्रूट से एथलीट फूट। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। इसके बाद कुछ विषाणु जनित रोग देख लेते हैं। उनके लिए ट्रिक क्या है, उनके लिए ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। क्या है, पंडित का जो टीका है वो क्या है, न्यू है यानी नया है। ये कैसे है, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, इनकी ट्रिक क्या है, पंडित का टीका न्यू है। पा से हो जाता है प्लेग, डी से हो जाता है डिफ्थीरिया, टा से हो जाता है टीबी, का से हो जाता है काली खांसी। क्या हो जाता है, काली खांसी। और टी से हो जाता है टिटनेस, और का से हो जाता है कुष्ठ रोग, और न्यू से हो जाता है न्यूमोनिया। क्या हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है न्यू से। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। क्या है ये विषाणु जनित रोग की ट्रिक, पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, टा से टीबी, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया। ठीक है, तो ये सारी बीमारी, ये सारे रोग क्या हो जाते हैं, विषाणु जनित हो जाते हैं। नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। और हा से हजा, हैजा भी रह गया, हा से हैजा भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत की पहली डिजिटल बस सेवा, भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर किया गया है, मुंबई में किया गया है भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके बाद देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो जैसे पहली बार पूछा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो पहली ही बार हुए थे। जैसे भारत में पहली जनगणना किस वर्ष कराई गई थी, तो ये कराई गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो ने, और ये क्या रही थी, असफल रही थी। क्या हुई थी, असफल हुई थी। 1872 में की गई थी पहली जनगणना। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कराई गई पहली सफल जनगणना। अब ये तो असफल हो गई थी 1872 में, तो 1881 में जो की गई थी वो कराई थी लॉर्ड रिपन ने, वो सफल हुई थी। तो अगर बात करें सफल जनगणना की, तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। लेकिन 1872 में जो हुई थी वो असफल रही थी, वो किसने की थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। अब पूछा जाता है आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी, 1951, 1951 में हुई थी। आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए पहली जनगणना तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन ने कराई थी। अगर आज़ादी के बाद पूछा जाए तो ये हुई थी 1951 में। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी। बताइए, भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी और कब चली थी। तो ये 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। पहली ट्रेन चली थी कब, 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था।
तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था, 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो इन्हें फटाफट से नोट डाउन कीजिए, साथ साथ ही आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट होते रहते हैं करंट अफेयर के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगला सीईओ नियुक्त किया है? आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो विशाखा मूल्य को। किसे किया है? विशाखा मूल्य को अगला सीईओ नियुक्त किया है आदित्य बिरला कैपिटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी आज की पुस्तक, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न हो जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। हमारी कल की पुस्तक कौन सी थी? गोदान। तो गोदान के लेखक कौन है बताइए? कुछ बच्चों ने जवाब दिया भी था, क्योंकि कल की क्लास में क्या था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हो सकता है बच्चों ने पूरी क्लास ना ली हो। तो गोदान जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है गोदान और गबन। ठीक है। कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था कि तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया था? यानी सबसे पहले तंबाकू का पौधा कौन भारत लेकर आए थे? तो पुर्तगाली लेकर आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले तंबाकू का पौधा भारत में लेकर आए थे। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें, आगे चलेंगे। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल की क्लास में आवाज़ भी नहीं थी। ठीक है, तो एक बार कल का रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप लोगों को कल के आंसर अच्छे से पता चल जाए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में ये तो हमने अभी पढ़ा है। किसे किया गया है? डॉक्टर सुमन के बेरी को क्या किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलेंगे फटाफट से करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 कि 23 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाले विज्ञापनों पर किस सोशल नेटवर्किंग ने रोक लगा दी है? किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने रोक लगाई? तो ट्विटर ने लगाई है। किसने लगाई है? ट्विटर ने लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल का कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से कल पूरी डिटेल बताई थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो क्या फ़ायदा था उसका बताने का। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था कल का हमारा कि किस भारतीय पहलवान ने मंगोलिया की उलान बटोर क्या है? मंगोलिया की कैपिटल है, में जारी एशियाई चैंपियनशिप फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। तो ये जीता है रवि दहिया ने। किसने जीता? रवि दहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 24 अप्रैल 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु के किस स्टेडियम में द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया? तो ये किया है श्री कांति रवा इंडोर स्टेडियम में। कहाँ पर? श्री कांति रवा इंडोर स्टेडियम में किया है उपराष्ट्रपति जी ने शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मंगोलिया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में बी, ये क्या है? ई नहीं है, ये बी कर लेंगे इसे।
बी कर लेंगे। बी 79 किलो भार वर्ग में किसने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया? तो ये किया है गौरव बालियान ने। किसने किया है? गौरव बालियान ने अपने नाम किया है ये सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सरकार की नई प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अजय कुमार सूद को नए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 9 नंबर पे क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये किया है तेलंगाना सरकार ने। किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षुक मेला 2022 स्किल इंडिया द्वारा किसके सहयोग से आयोजित किया गया? तो किसके सहयोग से आयोजित किया गया? ये किया गया है प्रशिक्षण महानिदेशक के सहयोग से। किसके सहयोग से? प्रशिक्षण महानिदेशक के सहयोग से नियुक्त किया, महानिदेशालय के सहयोग से नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था जसलीन कोहली को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? तो डिजिट इंश्योरेंस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई ने किस फाइनेंस लिमिटेड पर 17